में लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान बेहद नज़दीक है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। हरीश रावत से जानेंगे कि आखिरकार वो इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं और जो प्रचार प्रसार है कांग्रेस का वो किस दिशा में जाता हुआ वो देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। सर, मौजूदा चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं आप अपने स्तर पर? ये चुनाव वस्तुतः मतदाता अपने सवालों पर कर रहा है, अपने को देख रहा है जी। अपने हालात को देख रहा है, अपने परिवार के हालात को देख रहा है, अपने चारों तरफ के हालात को देख रहा है, अपने विकास को देख रहा है, अपने बच्चों की रोजगारी को देख रहा है, महंगाई को देख रहा है। ये सब सवालों पर मतदाता वोट कर रहा है। और जब मतदाता अपने को देख रहा है, किसी और को देख करके वोट नहीं कर रहा है, तो उसका भाव परिवर्तन का बनना है। ये वोट, इस समय का वोट जो है वो परिवर्तन के लिए हो रहा है और परिवर्तन निश्चित तौर पर सत्ता के खिलाफ जाएगा। अच्छा सर, आपने कई चुनाव लड़े भी हैं, कई चुनाव लड़वाए भी हैं। आप इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि हर जगह हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे थे कि जब पहले चरण के मतदान यहाँ पर हुए उत्तराखंड में तो कम पोलिंग हुई। अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा है, मतदान हो रहा है, बहुत कम लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। इसका क्या इशारा मानते हैं आप? रूलिंग पार्टी ने तथाकथित ध्रुवीकरण जो करवाया था मतदाताओं का, मस्तिष्क का जो ध्रुवीकरण करवाया था, उसके परिणाम स्वरूप मोदी 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 कहने वाला एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया था। उस वर्ग में गहरी निराशा पैदा हुई है। वो वर्ग एकदम से बीजेपी के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, मगर वो मतदान केंद्र तक नहीं आ रहा है। वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। तो एक तो उसके कारण गिरावट हुई है और दूसरा, लोग, एक हिस्सा ऐसा भी है जो महंगाई, बेरोजगारी आदि से त्रस्त है और उसे कुछ हिस्सा है जो विपक्ष के साथ आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो ज़्यादा निराश है, तो वो हिस्सा भी वोट करने नहीं आ रहा है। और तीसरा हिस्सा जो वोट करने आ रहा है उत्साहपूर्वक, वो हिस्सा है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहा है, जो आरक्षण को बचाने के लिए वोट कर रहा है, जो कौमी भाईचारे को बचाने के लिए वोट कर रहा है, जो बढ़ते हुए वैमनस्य के खिलाफ वोट कर रहा है। तो ये इस तरीके का मतदाता का इस समय तक आम विश्लेषण निकल करके सामने आया है। आपने आरक्षण की बात की है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता हर मंच पर आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, यूपीए सरकार आती है, तो वो एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को दे देगी। और इस बात को इतनी प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस बात को बहुत जोरों शोरों से कह रहे हैं। एक झूठ को फैलाने के आर्ट में जो विशेषज्ञता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की थी, अब लोग उस झूठ को समझ गए हैं। उत्तराखंड में देखा ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला, उससे पहले जुम्मे की नमाज का झूठ बोला, तो वो झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। इस तरीके के सैकड़ों झूठ हैं जो नग्न रूप में अब लोगों के सामने हैं। तो लोग एक बात जानते हैं कि आरक्षण का संवैधानिक व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। आरक्षण को लागू करने का निर्णय कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का संशोधन भी, संवैधानिक संशोधन भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो सब, और उसके बाद ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में लागू हुआ। तो हर आरक्षण के साथ, आरक्षण का अर्थ है सामाजिक न्याय के साथ कांग्रेस का लंबा जुड़ाव है। वो एक प्रकार से कांग्रेस की बेबी है। तो कोई माँ अपने बच्चे को नहीं खाती है। हाँ, भाजपा जैसे लोग जरूर हैं जो दाई माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आरक्षण की रक्षा करेंगे, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। तो लोगों को खतरा लग रहा है, लोग समझ गए हैं इस बात को कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि 400 के पार
का जो नारा दे रहे हैं, इसकी आड़ में ये लोग संविधान में बदलाव लाएंगे, लोकतंत्र को सीमित कर देंगे, वोट के अधिकार को सीमित कर देंगे, विपक्ष को पंगु बना देंगे। तो लोग कई तरीके के खतरे देख रहे हैं। उसमें एक खतरा ये भी देख रहे हैं कि ये आरक्षण को समाप्त करेंगे जो नया संविधान लाएंगे। और अभी मौजूदा हालात में आप किस तरह से देखते हैं विपक्ष जो एकजुट हुआ है, इंडी जो गठबंधन बना है, आप क्या मानते हैं जब परिणाम आएंगे तो किस तरह के परिणाम की आप गुंजाइश कर रहे हैं देश में? देश हिंदी या इंडिया के पक्ष में वोट करने जा रहा है और स्पष्ट तौर पर करने जा रहा है। हाँ, उसकी मेजर बेनिफिशियरी कांग्रेस होगी, क्योंकि 300 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो उसकी मेजर बेनिफिशियरी कांग्रेस होने जा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी ने तो साफ डिक्लेयर किया है कि अगर यूपीए एनडीए आती है तो प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से तिबारा से मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, क्या ऐसा नहीं लगता कि यूपीए को और जो गठबंधन है उनको किसी चेहरे को आगे करना चाहिए या करना चाहिए था? और अगर आपकी पसंद में कौन ऐसा चेहरा है, अखिलेश हों, अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों? देखिए, हम तो एक सपना वर्षों से देख रहे हैं श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का। मैं तो आज भी उस सपने के साथ जी रहा हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन हम एक गठबंधन का हिस्सा है, तो गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। जो गठबंधन तय करेगा उसको हम सब लोग कांग्रेस जन भी स्वीकार करेंगे। और रहा सवाल पहले या बाद का, ये परिस्थितियों के अनुसार होता है। इस समय राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। 2004 के अंदर भी हमने गठबंधन का किसी को नेता नहीं बनाया था, यूपीए के कोई नेता नहीं थे, सभी सम्मिलित हुए थे। सोनिया गांधी जी ने अगुवाई की थी। आज जिस तरीके से कांग्रेस के कैंपेन की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, उस समय सोनिया गांधी जी ने अगुवाई की थी, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने। तो प्रधानमंत्री का चुनाव हम बहुमत प्राप्त करने के बाद करेंगे, बैठेंगे, तय करेंगे। अच्छा, कांग्रेस जो है वो बीजेपी से तो बाद में लड़े, पहले अपने ही अंदर एक द्वंद्व सा मचा हुआ है। आपने सूरत की स्थिति देखी हो, आपने इंदौर की स्थिति देखी है। मतलब नामांकन होता है और तारीख जैसे ही निकलती है वैसे ही नामांकन वापस ले लिया जाता है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं रह जाता और परिणाम आने से पहले ही बीजेपी कई सीटों पर विजय हासिल कर चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में अगर कन्हैया कुमार को वो उम्मीदवार बनाते हैं मनोज तिवारी के सामने, तो वहाँ से लवली इस्तीफा दे देते हैं। तो निरंतर कांग्रेस में ये टूट जो है, वो भगदड़ जो है, वो लगातार मची हुई है। ऐसा नहीं है। ये सूरत और इंदौर के मामले ऐसे हैं कि सत्तारूढ़ दल ने एक नया तरीका विपक्ष को कमजोर करने का निकाला है। जो लोग उम्मीदवारी से हटे हैं वो लोग हैं जो व्यावसायिक लोग हैं, कहीं रही होगी कुछ दबाव जिसके कारण वो भाजपा में गए हैं या कोई प्रलोभन रहा होगा। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने का या विपक्ष को कमजोर करने का एक और तरीका भाजपा ने निकाला है। मगर इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और ज़्यादा एकजुट हुआ है। उनको लग रहा है विपक्ष और ज़्यादा एकजुट हुआ है। उनको लग रहा है क्या इस हद तक भी सत्तारूढ़ दल जा रहा है। तो सत्तारूढ़ दल इस समय बिल्कुल नंगे रूप में दिखाई दे रहा है और लोकतंत्र बचाने वाली ताकतें इसीलिए सब एकजुट हो रही हैं इंडिया के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में। राव जी, ये तो चुनावों से जुड़े मेरे सवाल थे। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो योग गुरु स्वामी रामदेव को एक बार फिर से सरकारी मुकदमे, नोटिस और इन सब से दो चार होना पड़ रहा है। हमें याद है जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे केंद्र में, तब भी जब यूपीए सरकार थी, तब भी एक दौर स्वामी रामदेव का ऐसा आया था जब 100 से अधिक मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए थे। देखिए, श्री रामदेव जी से हमारे गंभीर वैचारिक मतभेद है, लेकिन उत्तराखंड के लिए और योगा के क्षेत्र के लिए और अब आयुर्वेद के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं वो स्तुत्य है, वो स्तुत्य है। हाँ, उनके व्यवसायिक हितों का टकराव एलोपैथी से हो रहा है, हम उसमें उनके साथ नहीं हैं।
वो उनके अपने व्यवसायिक हित थे। अपने व्यवसायिक हित में कुछ वो और गड़बड़े कर रहे हों, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मगर हज़ारों लोगों को उत्तराखंड के अंदर वो रोजी रोटी दे रहे हैं, उद्यमी के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। योगा के क्षेत्र में उन्होंने योगा को जन जन तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है, तो उनके उन योगदानों को भूल नहीं सकते। तो एक व्यवसायी रामदेव, एक वैचारिक रामदेव जी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से रामदेव से हमारा वास्ता है जो आयुर्वेद के लिए, योगा के लिए समर्पित है और जो उत्तराखंड के लिए समर्पित है, हज़ारों लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या रहा कि आपके विचार जो हैं वो स्वामी रामदेव से मिलने बंद हो गए? एक समय ऐसा भी था जब यूपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो उनके यहाँ पतंजलि योगपीठ की जब एक आधारशिला रखी जा रही थी तब आते हैं, और लगभग 11 से ज़्यादा मुख्यमंत्री आते हैं, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव आते हैं, स्टेशन बनाने की वहाँ पर बात करते हैं। उस समय तो केंद्र में आपकी सरकार थी। अचानक से ऐसा क्या होता है कि पूरी यूपीए सरकार रामदेव के खिलाफ और रामदेव यूपीए सरकार के खिलाफ? फूड पार्क भी दिया उनको हाँ। और भी दिया, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी गई, ज़मीनें आवंटित की गई, नारायण जी के टाइम में हुआ और बाद में यूपीए के शासनकाल में उनको फूड पार्क का लाइसेंस दिया गया और भी बहुत सारे लाइसेंसेस दिए गए। जब मैं फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, उस समय उनकी सब्सिडीज रिलीज हुई, लेकिन हम एक व्यवसायी को मदद कर रहे थे। हम राजनीति में अब ये बात आई है कि व्यवसाय में और दूसरी चीज़ों में भी राजनीति देखी जा रही है। ये तो भाजपा ने ये नज़रिया दिया है। हाँ, हम तो व्यवसाय लोग करते थे, नौकरियां करते थे, हमारे कटु आलोचक सरकारी नौकरियों में थे, हमारे कटु आलोचक मीडिया में थे, हमारे कटु आलोचक व्यवसाय के क्षेत्र में थे, अलग अलग क्षेत्रों में कटु आलोचक थे, लेकिन उनकी आलोचना के बावजूद सरकार ने कभी उनके ऊपर कोई पैनल कार्रवाई नहीं की। ये रोग तो जो है एनडीए का देन है, ये तो आज की भाजपा का देन है जो इन्होंने सीख सिखाई है। तो हमको हमारी सीख मुबारक, इनको इनकी सीख मुबारक। और अब ये बाबा रामदेव जी जैसे लोगों को विचार करना है कि अपने उन्हीं वैचारिक महागुरुओं के साथ रहना है या जनता के साथ रहना है, ये बाबा रामदेव जी के ऊपर छोड़ना है। मगर हमारी कोई शर्त इन चीज़ों पर नहीं है। हम उनके गेरुआ वस्त्र का आदर करते हैं, योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके समर्पण का आदर करते हैं, और उत्तराखंड के लिए वो एक रोजगार देने वाले व्यक्ति है, उस ऊपर हम उनका आदर करते हैं। उत्तराखंड से संबंधित मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आप 5 लोकसभा सीटों पर अब बैठ करके अध्ययन भी कर रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप 5 सीटों को लेकर के? लोग परिवर्तन के लिए वोट डाल चुके हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम 5 सीटें जीतें। जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, जो उभार दिखाई दे रहा है, वो 5 सीटों में बदलाव का दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हम कांग्रेसी लोग बड़े संकोची होते हैं, तो ये संकोच के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि संकोच कहला रहा है मुझसे, विनम्रता कहला रही है कि परिणाम 3-2 भी हो सकता है, 3 कांग्रेस के पक्ष में, 2 भाजपा के पक्ष में। लेकिन भाजपा को गहरी निराशा इस बार के चुनाव के परिणामों से होगी, क्योंकि उत्तराखंड के मेजॉरिटी मतदाता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। कौन कौन सी 3 और 2 में आप मैं किसी सीटों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संकोच के मारे कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि संकोच अलग रख दें तो वस्तु स्थिति जो है उसमें हम 5 सीटें जीत रहे हैं। आप प्रचार के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान है या स्वास्थ्य को लेकर? कुछ जगहों से निमंत्रण है, कुछ बुलावा है, कुछ हमारे दोस्त लोग भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी मुझे जाना चाहिए, लेकिन अभी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जैसे ही जरा सा सुधार होता है तो मैं फिर प्लान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भगवान से कामना है जल्दी ऐसा 2-4 दिन में सुधार हो जाए ताकि फिर भागूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और कह रहे हैं कि जिस तरह के मतदान और रुझान फिलहाल उन्हें मिल रहा है वो यही बता रहा है कि देश परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।